दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजस्ट मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 जुलाई सन 2022 करेक्शन 23। दोस्तों शुक्रवार है, कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन। हम आपके लिए बहुत सी जानकारियां लेके आए हैं। सरसों के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर, बंदरगाहों पर क्या भाव रहे, साथ साथ बहुत सी ऐसी जानकारियां जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। दोस्तों हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको बेस्ट दें, क्योंकि हमारा मानना है कि यदि आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपको संसार बेस्ट बना देता है। दोस्तों अजस्ट टू मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रदान करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। शुरुआत करते हैं तिलहन से यानी ऑयल सीड से, सरसों से, क्योंकि राजस्थान की प्रमुख ऑयल सीड मानी जाती है और राजस्थान लगभग 35 से 38% देश की सरसों मार्केट वाला सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। तो राजस्थान से खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान की जयपुर की मंडियों में आज 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के भाव देखने को मिले और इस बढ़ोतरी के साथ 5,700 रुपए के प्रति क्विंटल के भाव देखे गए हैं। वहीं पर भरतपुर मंडी की हम देखें तो वहां पर भी 15 रुपए का सुधार देखने को मिला है और सुधार के साथ 5325 से 5340 रुपए के भाव भरतपुर बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सलोनी प्लांट में सरसों के 25 रुपए प्रति क्विंटल के भाव तेज खुले और शाम को बंद भाव भी लेकिन शाम होते होते इसके 25 रुपए घट गए। घटे भाव के साथ सलोनी शमशाबाद 6100 रुपए, सलोनी दिग्नेर भाव 6100 रुपए और अलवर 6075 के भाव थे। कोटा में भाव 6050 के थे प्रति क्विंटल, ये सलोनी के भाव थे। हरियाणा से चरखी दादरी से खबर निकल के आ रही है, वहां 25 रुपए का सुधार हुआ है और इस पर सुधार के साथ भाव वहां पर 5525 रुपए के देखे गए हैं। मध्य प्रदेश की मुरैना मंडी में भी आज 100 रुपए की तेजी सरसों में दर्ज हुई है, वो 5100 रुपए से 5200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव दर्ज हुए हैं। दोस्तों दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच अब संघर्ष गहराता जा रहा है कि जैसे ही रूस ने काला सागर संधि को आगे बढ़ाने से इनकार किया तो यूक्रेन ने भी बढ़कर जवाब दे दिया है और उसने ये भी कहा है कि यदि रूस हमारे व्यापारिक जहाजों को सैन्य साजो सामान वाला जहाज मानेगा तो हम भी प्रतिक्रिया वैसी ही करेंगे। गौरतलब है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और टर्की की मध्यस्थता से रूस और यूक्रेन के बीच में सुरक्षित खाद्यान्न के जहाजों की परिवहन की एक जो समझौता बना था वो रूस ने आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। इससे पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट एक बार पुनः उपस्थित हो गया है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के दाम पिछले 2-3 दिन में ही 10 से 12% तक जंप किए हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने पिछले एक दिन बयान करके जारी करके कहा था कि यूक्रेन के साथ अनाज निर्यात करार समाप्त होने के बाद अब यूक्रेनी बंदरगाह से आने जाने वाले जहाजों को सैन्य साजो सामान वाला जहाज माना जाएगा, यानी उसके ऊपर भी हमले हो सकेंगे। इसके जवाब में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सख्ती दिखाते हुए कहा और बयान जारी किया जिससे रूस के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होगी, यानी यदि यूक्रेन के जहाजों पर रूस बमबारी करेगा तो यूक्रेन भी उसका जवाब बमबारी से देगा। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के अनुसार काला सागर में रूस की ओर से तथा रूस द्वारा अधिकृत यूक्रेन परिक्षेत्र के में व्यवस्थित बंदरगाहों की तरफ जाने वाले सभी जहाजों को मिलिट्री कार्गो का संवाहक माना जाएगा। इसके साथ उस जोखिम भी हो सकती है। इसके साथ रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि काला सागर के पूर्वोत्तर भाग तथा यूक्रेन की कैच यानिकल जलदमरू के नौवहन 20 जुलाई तक प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि इसे खतरनाक सैन्य इलाका माना जा रहा है। गौरतलब है कि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने एक अपनी विज्ञप्ति में यहां तक कह दिया है कि बंदरगाहों से खाद्यान्न लद कर जाने वाले सिविलियन जहाजों को खुली धमकी देकर शांत तथा तटस्थ शहरों के में नागरिक बुनियादी ढांचे पर मिसाइल एवं ड्रोन से हमला करके व्यापारिक मार्ग एवं सैन्य खतरे का निर्माण करके रूस ने काला सागर क्षेत्र को काफी खतरनाक बना दिया है। इन सभी खतरों एवं जोखिम को पूरी जिम्मेदारी रूस की लीडरशिप यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की है, लेकिन रूस पर यूक्रेन के इस प्रतिवाद का कोई असर नहीं पड़ रहा है और तीसरे दिन यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर रूस का हमला लगातार जारी है।
दोस्तों इसका हमने आपको खुलासा भी किया था और हमारे मंथली रिपोर्ट्स के अंदर हमने जुलाई के मध्य से जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा कि व्यापार एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और सिस्टमैटिक तरीका माना जाता है। इसके अंदर आपको मानसून हो, जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, डिमांड सप्लाई हो, इन सभी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप कोई विश्लेषण कर सकते हैं। व्यापार अंकों का खेल नहीं है, विश्लेषण अंकों का खेल नहीं है, अंकों की जादूगरी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ कि जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, बट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उन विश्लेषकों को के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि हजारों की तादाद में जो विश्लेषक हैं वो हमसे यही पूछते हैं, सर आप कैसे करते हो। तो हमारा आपसे यही कहना है कि यदि आप किसी भी कमोडिटी को या किसी भी स्टॉक को या किसी को भी आप एनालिसिस करते हैं, तो उसमें 2 लेवल ऊपर और 2 लेवल नीचे निकालने की बहुत सरल पद्धति है, क्योंकि उसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है और लगभग सभी वेबसाइट्स के ऊपर ये निशुल्क उपलब्ध है। यदि वही चीज आप यदि 2 लेवल ऊपर और 2 लेवल नीचे की बात कर रहे हैं, तो दर्शक को कभी भी कुछ फायदा कभी भी नहीं होगा, निवेशक को कोई फायदा कभी भी नहीं होगा, ट्रेडर को भी कोई फायदा नहीं होगा, जब तक आप टाइम फ्रेम के अंदर आगे अपनी विश्लेषण को आप परिभाषित नहीं करते हैं। और यही वजह है कि अजय एस्ट्रो मनी गुरु ने लगभग, आपका अपना चैनल है जो लगभग 79 लैक्स, लगभग 80 लाख व्यू के आसपास देखा जा रहा है और लगभग 65,500 से ज्यादा इसके रजिस्टर्ड यूजर हैं। तो दोस्तों हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको विश्लेषण दिया जाए, आगे का अग्रिम अनुमान दिया जाए, जिससे आपको फायदा हो। दोस्तों रूस को जो यूक्रेन का जो कड़ा जवाब है, उससे उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तीसरे दिन भी यूक्रेन की ओडेसा बंदरगाह पर रूस का हमला जारी रहा, जिससे वहां बुनियादी जो ढांचा है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। ओडेसा यूक्रेन के गहरे पानी का सबसे प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। यहाँ विध्वंसक होने का मतलब है कि निकट भविष्य में वहां जहाजों की आवाजाही और निर्यात ठप हो जाएगा और यूक्रेन से कृषि उत्पादों का निर्यात लगभग अब बंद सा हो गया है। 17 जुलाई को इसी ओडिशा बंदरगाह के अंतिम जहाज रवाना हुआ था, जिस पर अनाज लदा था। दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि विशेषकर उन लोगों के लिए जो बड़ा निर्यात आयात करते हैं, साथ साथ आज चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, इन सब पर एक दूसरे का असर पड़ता है। इसमें विशेषकर ग्रेन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे हम बहुत सी चर्चा करने वाले हैं बंदरगाहों पर, आज के क्या भाव रहे, पिछले 15-20 दिन से लगातार क्या हो रहा है, बहुत सी सारी सूचनाएं आप तक लेके आएंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों सरसों के ऊपर हमने जयपुर की बात की, भरतपुर की बात की, चरखी दादरी की बात की, कोटा की बात की, लेकिन बाकी शहरों के ऊपर भी हम एक मोटे तौर पे आपसे चर्चा कर लेते हैं। लॉरेंस रोड दिल्ली के अंदर 5550 रुपए के भाव सरसों के चल रहे हैं और अलवर 5500 के हैं, सुमेरपुर 5300 से 5350, कोटा 4800 से 5350, बारह 4900 से 4925 से 5275, खेजड़ी के अंदर खबर नहीं निकल के आ रही है, मेड़ता सिटी में 5200 से 5300 रुपए के भाव है। गंगानगर के अंदर 5380 के भाव है। ये तो राजस्थान के भाव चलते हैं। अब आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं सरसों के लिए। मध्य प्रदेश में मुरैना में 5100 से 5200, ग्वालियर 4800 से 5200, श्योपुर 5150 से 5250 और अशोकनगर 5100 से 5200 के भाव बताए जा रहे हैं।
हरियाणा में ले चलते हैं, खैरतल से खबर नहीं आई है हमारे पास। आदमपुर जो 5240 के भाव है, हिसार 5200, रेवाड़ी 4700 से 5400 और बरवाला 5300 के भाव हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ से 5000 की खबर आ रही है, मथुरा के कोई खबर आई नहीं है अभी तक। साथ साथ अब हम बात करेंगे कांदला बंदरगाह पर ऑयल सीड्स यानी खाद्य तेलों के क्या भाव पिछले लगभग 15 से 20 दिन रहे, उसका हम तुलनात्मक आपको स्टेटमेंट देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारा प्रयास ये रहता है कि शाम के समाचारों में हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपसे साझा करें, कुछ विश्लेषण की बात करें, साथ साथ कुछ आपके भविष्य की बात करें। तो सबसे पहले कांदला बंदरगाह जो बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, वहां पर आरबीडी पामोलिन के भाव जो 3 जुलाई को 885 थे, 21 जुलाई को 880 के भाव हैं। सोया डिगम के भाव 880 थे, जो 3 जुलाई को 880 थे और आज 21 जुलाई को 885 हैं। 5 रुपए का फर्क है। सोया रिफाइंड के तेल 975 का 3 जुलाई को भाव था और इसके भाव के अंदर 975 से ये बीच में घटकर 925 भी हुआ, 935 भी हुआ, 950 भी हुआ, लेकिन अब 21 जुलाई को ये 970 रुपए यानी पूरे महीने का जहां चले थे वहीं पे आ गया। सीपीओ हाई सी के अंदर का जो भाव है 844 रुपए से शुरू था और आज 846 पे बंद हुआ है। और सन ऑयल यानी सूरजमुखी रिफाइंड का तेल 940 था, वो बढ़कर 950 रुपए पे बंद हुआ है। ये भाव आपको कांदला बंदरगाह के प्रमुख खाद्य तेलों के हैं। अब हम हल्दिया की बात करते हैं, कोलकाता और मुंबई के भी बात करेंगे। अब हम चर्चा भी ये भी करेंगे कि ये सरसों मस्टर्ड के तेल के क्या भाव रहे। तेल के भाव जो वो लगभग पिछले 20 से 25 दिन के अंदर देश के विभिन्न हिस्सों में क्या भाव रहे, उसके ऊपर भी हम एक तुलनात्मक स्टेटमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों 3 जुलाई को मैं इसलिए क्योंकि 1 और 2 जुलाई को छुट्टी थी, सैटरडे, इसलिए 3 जुलाई से शुरू कर रहा हूं। दिल्ली के अंदर जो 1030 रुपए का भाव था, वो अब बढ़कर 21 जुलाई को 1070 रुपए हुआ, यानी 40 रुपए की पिछले 20 दिनों में तेजी दर्ज हुई है। चरखी दादरी के अंदर 1030 का था, वो 1070 का 20 तारीख का था, लेकिन आज 1065 रुपए का है। तो यानी 1030 से 1035 40 रुपए की इसकी भी मूवमेंट नजर आई है। मुंबई के अंदर 1040 था, जो कि 1090 पे हुआ, यानी 50 रुपए की तेजी इस पिछले 20 दिनों के अंदर एक्सपेलर सरसों के पर मानी गई है। गंगानगर से खबर निकल के आ रही है, 1020 का जो भाव था वो गंगानगर का वो 1075 हुआ, यानी इसके अंदर भी करीबन 55-60 रुपए की मूवमेंट रही। मुरैना के पर बात कर लेते हैं। मुरैना के अंदर 1060 से बढ़कर 1060 ही रहा, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बीच में 1030 रुपए के भाव भी कुछ समय तक देखे गए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव होके वहीं पर आ गया। भरतपुर 1060 था, आज 1000, ये तो 3 जुलाई को था 1060, आज 1050 में बंद हुआ है और भरतपुर के अंदर कोई ज्यादा मूवमेंट पिछले 20 दिनों में नजर नहीं आई। अब सरसों कोल्हू के जो दाम हैं तेल के, उसके पर भी बात कर लेते हैं। मुरैना के अंदर 1070 हैं और 1070 पे ही बंद हुए, यानी पूरे महीने में कोई खास बढ़त नहीं है। गंगानगर के अंदर 10,050 थे, वो 1050 थे, जो बढ़कर 1095 हो गए। जयपुर के अंदर 1065 से बढ़कर 1098 हुआ। ये सरसों कोल्हू के दाम के तेल के भाव हैं। भरतपुर 1080 थे, वो आज 1075 हुआ, लेकिन उसमें कोई पूरे पिछले 20-21 दिन में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। हापुड़ से खबर निकल के आ रही है, 1150 के भाव थे, वो बढ़कर 1220 रुपए हो गए हैं। और आगरा के अंदर 1100 रुपए के भाव थे, वो बीच में 1150 भी हुए, 1110 रहे काफी समय और आज 1120 पे बंद हुए। तो दोस्तों ये था एक पिछले 20-21 दिन के देश के विभिन्न हिस्सों में सरसों एक्सपेलर और कोल्हू के तेल के भाव। अब हम कुछ चर्चा कर रहे हैं सोयाबीन रिफाइंड की। तो दोस्तों मकसद ये है कि आपको हमारे इस शाम के शो में, चाहे कभी दलहन हो, कभी तिलहन हो, चाहे मसाला हो, आपको पूरा एक विश्लेषण एक टोकरी में मिले, एक प्लेट में मिले, ताकि आपको पूरा बाजारों की जानकारी पूरी विस्तृत रूप से कुछ ही चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में मिले। तो दोस्तों सोया रिफाइंड की बात करें
तो 960 से ये बात करेंगे। नांदेड़ कीर्ति के जो भाव थे वो 960 थे 3 जुलाई में, और आज 21 जुलाई में 950 हैं। सोलापुर के अंदर 960 थे, वो 950 हैं, यानी 3 जुलाई से और 21 जुलाई के बीच में। धुलिया में 990 था, वो 960 है, यानी सोयाबीन के अंदर जो रिफाइंड ऑयल है उसमें लगातार गिरावट है। कोटा के अंदर 980 थी 3 जुलाई को, वो आज 21 जुलाई को 970 है। नागपुर के अंदर 980 रुपए के भाव थे, वो आज 955 है, यानी गिरावट में है। कांदला के अंदर 975 थे, वो आज 970 है, यानी 3 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में। हल्दिया के अंदर 990 से और 975 है, यानी 990 या 3 जुलाई को जो भाव था वो आज 975 है, यानी सोया रिफाइंड के अंदर गिरावट है। तो दोस्तों, तो ये जो सारी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, आपको हमारा चैनल पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम हर रोज आपके लिए कुछ नए से नए मेहनत करके आप तक अपनी बात पहुंचाएं। और खाद्य तेलों के अंदर, सरसों सोयाबीन के अंदर बड़ी गिरावट की संभावना अभी नहीं आ रही है। उसकी प्रमुख वजह भी है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर अभी भी तेल तिलहन की, यानी तिलहन और दलहन की बिजाई पीछे चल रही है, और मौसम अभी भी साफ नहीं हुआ है। मानसून की स्थिति साफ नहीं हुई है। यद्यपि अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम विभाग ने अच्छी बरसात का अग्रिम अनुमान दिया है, लेकिन जब तक उसका वर्तमान रूप में नहीं होगा, तिलहन के ऊपर एक या दलहन के ऊपर एक संशय ही बना रह सकता है। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। अभी कोई तिलहन के अंदर कोई बड़ी हलचल की संभावना नीचे की तरफ तो हमें नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी तिलहन पर एक शो में पूरा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या, जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो। दोस्तों, दलहन का रकबा अभी तक नहीं बढ़ा है महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में। इससे खासकर तुअर और उड़द के ऊपर एक संकट सा महसूस हो रहा है। पूरी डिटेल रिपोर्ट हमारे आज के हमारे जो चैनल के ऊपर हमने विस्तृत रूप से रिपोर्ट देने का प्रयास किया है। पूरा एपिसोड इसके ऊपर है, उसको बिल्कुल देखना ना भूलें। खबर निकल के आ रही है कि तुअर का क्षेत्रफल 27.81 लाख से घटकर 20.33 लाख हेक्टेयर हो गया है, और उड़द का बिजाई क्षेत्र 20.64 लाख हेक्टेयर से घटकर 19.74 लाख हेक्टेयर हो गया है। और लेकिन दूसरी ओर मूंग का उत्पादक क्षेत्र 20.86 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 20.60 लाख हेक्टेयर, और कुल्थी का रकबा 14,000 हेक्टेयर से सुधरकर 18,000 हेक्टेयर हो गया है। दोस्तों, खरीफ सीजन के दूसरे दलहनों का क्षेत्रफल गत वर्ष 8.11 लाख हेक्टेयर से गिरकर इस वर्ष 7.99 लाख हेक्टेयर रह गया है। लेकिन दलहन की बिजाई अभी जारी है, और लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसका प्रमुख जो राज्य है, वहां पर बरसात कम और देर होने के कारण किसानों ने तुअर की खेती करने में ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है।
जहां तक मूंग का सवाल है, इसका उत्पादन पिछले साल 12.78 लाख हेक्टेयर से 5.31 लाख हेक्टेयर उछलकर 18.09 लाख हेक्टेयर की ऊंचाई तो पहुंच गया है। लेकिन कर्नाटक में इसका रकबा 3.59 लाख हेक्टेयर से घटकर 1.46 लाख हेक्टेयर रह गया है और महाराष्ट्र में भी 2.09 लाख हेक्टेयर से घटकर 92,000 हेक्टेयर रह गया है। लेकिन राजस्थान के अंदर शानदार रकबा बढ़ने से मूंग की बिजाई का हेक्टेयर पूरे देश में बढ़त के साथ तय कर रहा है, तो इसमें योगदान राजस्थान का है। तो दोस्तों ये थी खबर आपको तिलहन और दलहन पर। और तुअर के अंदर भावों के अंदर कुछ गिरावट देखी जा रही है, चने के अंदर कुछ मजबूती नजर आ रही है। चने के देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर भाव में 25-50 रुपए की मूवमेंट है। तुअर के अंदर कुछ गिरावट है, तो काबुली चने के अंदर मजबूती दिखाई दे रही है। जहां तक तुअर का सवाल है, तुअर के ऊपर काफी दर्शकों के सवाल भी है कि तुअर के ऊपर क्या हो सकता है। दोस्तों तुअर की बिजाई के आंकड़े मैंने आप तक दिए। खपत कहीं ज्यादा है, उत्पादन कहीं कम है। अब सिर्फ ये रहता है कि तुअर का इंपोर्ट कितना हो जाए। लेकिन पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जियो इकोनॉमिकल टेंशन चल रहा है, उसको देखते हुए बाहर से आयात इतना सस्ता नहीं पड़ेगा। और जब सस्ता नहीं पड़ेगा, उत्पादन आपका कम है, खपत आपकी ज्यादा है, तो भावों के अंदर तुअर के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना हमें लगती नहीं है। क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं, परिस्थितियां बता रही हैं कि जो ये गिरावट थोड़ी सी जो तुअर में देखी जा रही है, वो सरकारी प्रयासों की वजह से है। क्योंकि सरकार ने लिमिट कह लीजिए, वेब पोर्टल पे उसकी लगातार अपलोडिंग कह लीजिए, ये दूसरी शक्तियों की वजह से इसका प्रभाव है। दूसरी ओर चने के अंदर जो मूवमेंट है वो नाफेड द्वारा चने की बिक्री के ऊपर भी है। लेकिन कुल मिला के स्थिति अभी काबू में नहीं है। आने वाले 1 से 1.5 महीना एक निर्णायक साबित हो सकेगा। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तिलहन और दलहन में कोई बड़ी और गिरावट होने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। तो दोस्तों ये था तेल तिलहन पर आज का विशेष एपिसोड। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपका भविष्यफल बात करेंगे। दोस्तों भविष्यफल की जरूरत ही क्यों है? अक्सर सवाल आता है कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होगा, तो मुझे आगे जाके जान के करना क्या है? और जो मेरी किस्मत में नहीं है तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसमें परेशानी कहाँ है? तो जरूरत क्या है इस चीज की? लेकिन दोस्तों जरूरत है। यदि आप थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, थोड़ा अपने प्रयासों को कम या ज्यादा करके, यदि आप किसी सफलता से बिल्कुल दूर हैं और आप हताश हैं और सफलता बिल्कुल नेक्स्ट डोर पर ही है, यानी सुबह के 4:30 बज गए हैं, 6 बजे आपका दिन निकलना है और आप ठंड से परेशान हो रहे हैं और आपको टाइम का नहीं पता लग रहा है, और यदि आपको बता दिया जाए कि सिर्फ 1-1.5 घंटे की ये ठंड की रात है, 6:30 बजे दिन निकल जाएगा और आपको, तो आपके अंदर जान आ जाती है। यही मकसद हमारा कहने का है। छोटे से ब्रेक के बाद बिल्कुल जब कहीं मत जाइए, आपका भविष्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों आपका भविष्य फल में आज हम ले रहे हैं श्री हरिनारायण जी अग्रवाल ने एक अपने सपुत्र श्री चिराग अग्रवाल की जन्म पत्रिका हमें भेजी है अवलोकन करने के लिए। इनका जन्म 4 जुलाई 1981 है। 17:55 इनका जन्म स्थान बताया गया है, जन्म समय बताया गया है। तो हरिनारायण जी और चिराग जी, यदि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपकी हम जन्म पत्रिका का पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। धनु लगन की एक जन्म पत्रिका है। बृहस्पति दशम भाव में शनि के साथ, सूर्य और बुध सप्तम भाव में है, मंगल वृषभ राशि में है, राहु चंद्र और शुक्र अष्टम भाव में यानी कर्क राशि में है, केतु सेकंड हाउस में यानी मकर राशि में है। तो चिराग जी और श्री हरिनारायण अग्रवाल जी, आप ध्यान से सुने। आपकी चिराग अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण टर्निंग ईयर जो रहे होंगे
वो साल 2009 और 10 का रहा होगा, जबकि एक इनके लिए महत्वपूर्ण, दूसरा महत्वपूर्ण टर्निंग ईयर, लाइफ का टर्निंग पॉइंट साल 2014-15 में रहा होगा। और तीसरा जो टर्निंग पॉइंट रहा होगा इनका, वो 2017-18 में है। और अभी का जो पीरियड जो है, ये जो 3 माइलस्टोन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ मील के पत्थर जिंदगी के अंदर, क्योंकि हर की जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण अवसर आते हैं। उन उन अवसरों का यदि सही टाइम पे सही उपयोग कर लिया जाए, तो निश्चित माने उससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कहा जाता है कि हमारी देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म और एक और महिला का जन्म, दोनों बच्चियों का जन्म एक साथ एक समय पे हुआ था। हॉस्पिटल चेंज थे, लेकिन सेम शहर में थे और सेम जन्म था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वो राजनीति में आई और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची वो, और साथ साथ जो दूसरी बच्ची थी, उसने एजुकेशन लाइन पकड़ी और वो उस स्कूल की प्रिंसिपल बनी। लेकिन जब इमरजेंसी लगी और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से छोड़नी पड़ी, उस वक्त उन पे भी आरोप लगे और उनको सस्पेंड कर दिया गया था प्रिंसिपल की कुर्सी से। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रचंड बहुमत से वापस सत्ता में आई और उसी समय उस महिला जो प्रिंसिपल से सस्पेंड थी, वो दोबारा उन्होंने रीज्वाइन किया अपने प्रिंसिपल पोस्ट को और बहुत शानदार किया। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ समानताएं जरूर होती हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, लेकिन आप जिस क्षेत्र में और जिस स्पीड से आप काम करते हैं, उसी में आप आगे बढ़ जाते हैं। राजनीति में आगे बढ़ गई, वो एजुकेशन लाइन में हाईएस्ट लेवल पे पहुंची। तो उसी तरह से चिराग जी, आपका जो वर्तमान समय है, अगले 1 से 2 साल, वो आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं, जिसे आप कहते हैं लाइफ चेंजिंग। आपके दिमाग में बहुत सारी इफ एंड बट चल रही हैं और आने वाले लगभग मैं समझता हूँ अक्टूबर के आसपास, या उससे 2-4-5 महीने आगे पीछे की आगे की बात कर लें, महत्वपूर्ण आपके व्यापार व्यवसाय में, आपके घर परिवार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का इशारा मुझे मिल रहा है, संकेत मिल रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, और वो आपकी जिंदगी का एक अहम और टर्निंग पॉइंट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए अच्छा साबित हो, लेकिन आपको सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा चिराग जी, क्योंकि आप बिल्कुल मैच्योर्ड इंसान हैं। बिल्कुल जल्दबाजी में कदम मत उठाइएगा, वरना आपको पछताना पड़ेगा। ये मैं आपको इनडायरेक्टली कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी जन्मपत्री मैं ले रहा हूँ, ये मेरठ से आई है। मेरठ से देखिए लगभग 30 से 35 लोगों को हमारे पास व्हाट्सएप आते हैं डेली, और कुल मिला के लगभग 100 से 125 व्हाट्सएप हमारे पास मैसेज आते हैं। सभी का हम लोग ले नहीं पाते हैं, 2 से 3 का ही ले पाते हैं। आप अब भी अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख के व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेजें। साथ साथ ये भी लिखें कि आप हमारा चैनल क्यों पसंद करते हैं, इसमें क्या सुझाव है वो भी जरूर लिखिए। हम लॉटरी से हर रोज 2 या 3 लोगों का नाम निकालते हैं, फिर नए अगले दिन के लिए जाते हैं। तो यदि आपका नाम नहीं आ पा रहा है, तो आप लगातार भेजिए, आपका नाम निश्चित आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हम बहुत जल्दी ही आपके भविष्य फल के लिए एक प्योर 20-25 मिनट का एक शो भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। उसमें सिर्फ भविष्य फल की बात होगी, जिससे आपको अधिक से अधिक लोगों को मौका भी मिले, और हम कोशिश करेंगे वो लाइव दें, ताकि आपको लाइव आपको आनंद आए और आपके लिए कुछ हो। दूसरा जो हम ले रहे हैं मेरठ से है, ये सिद्धार्थ शंकर जी हैं। इन्होंने अपनी जन्म पत्रिका भेजी है, डिटेल भेजी है। 1972 का इनका जन्म है। तो सिद्धार्थ जी, आपकी जन्म पत्रिका बहुत अच्छी है, और आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण साल 1990, 2010 और 2018 रहा होगा। और अभी वर्तमान समय में आप थोड़े से परेशानी चल रहे होंगे व्यापार में। यदि व्यापार कर रहे हैं तो कर्जों में आपको समस्या आ रही होगी, लेकिन बिल्कुल मत घबराइए। आने वाले लगभग 6-7 महीने के बाद, यानी अक्टूबर 30 के बाद में संभवतः सिचुएशन आपके काबू में आ जाए और आपको राहत मिल जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट जो लकी विजेता हमारा निकला है, वो है तमिलनाडु से श्री मुरगन।
मैं क्षमा कीजिए, मैं आपका नाम ढंग से मुरंगन आप मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। इनका जन्म समय है, जन्म ईयर ऑफ बर्थ है। I shall speak because probably he may not understand Hindi very well. So, Mr. Murangan, your birth time date is given to us. It is 17th of August 1965. So the important year of your life are supposed to be year 92, 93 must be a very, very important year, turning point for your life. And year 1988 and 89, that was the initial turning point for your life. Then 92, 93, there's a milestone in your life where you must have been achieved something really very big. Thereafter, 2002 and 3, there was again a turning point for your life where something big must have been come in your life, where you have really not forget to remember when you will talk about your year of success. Thereafter, year 2020-21, that was your latest achievements where you could prove yourself what you have learned and what you did in this. Right now, you are in a different phase. You are probably preparing your second inning of the life, something new and different you are trying to do. What I could see after having seen your horoscope, really, it's very good, and I hope all the very best. Don't worry, you don't require any puja, you don't require any jam, you don't require any Rudraksha or any damn thing. You just go ahead because your planets are so powerful and strong. This helps you to grow up in your second inning also. My sincere good wishes and greetings to you, Mr. Murangan. Thank you very much. तो दोस्तों, आप भी अपना भविष्य फल चाहते हैं और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या भविष्य फल के लिए एक सेपरेट ये अलग शो बनाना चाहिए। अपनी राय अवश्य दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।